कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने जर्मनी का दृश्य आता है और ये जगह है मूनिक और 1972 के ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। तभी हम 8 लोगों को देखते हैं। ये 8 आतंकवादी हैं और इनके गिरोह का नाम है ब्लैक सितंबर। जैसे ये लोग अंदर घुसते हैं, इन्हें इजराइल के 11 खिलाड़ी मिल जाते हैं। फिर ये सबको अगवा करके लेकर के चले जाते हैं यहाँ से दूर। फिर वो अपनी मांग रखते हैं इजराइल गवर्नमेंट के सामने। वो कहते हैं कि वहाँ के जेल में फिलिस्तीन के 234 कैदी हैं। अगर तुम लोग उन सबको रिहा करोगे तभी हम इन्हें रिहा कर पाएंगे। तब इस बात को सुनने के बाद पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। यहाँ के पॉलिटिशियन सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो किसी भी निर्णय पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। किसी भी कीमत पर वो लोग नहीं चाहते कि वो 234 कैदियों को छोड़े और इससे अफरा तफरी का माहौल बढ़ने लगता है। थोड़े समय के बाद मीडिया के द्वारा सबको पता लगता है कि जिन 11 प्लेयर्स को उन लोगों ने बंधक बना करके रखा था, उनमें से 3 प्लेयर्स को उन्होंने कब्जा मार दिया है और इस चीज से और भी ज्यादा तनातनी का माहौल बढ़ने लगता है। अब जर्मनी की सरकार भी परेशान है क्योंकि इजराइल की सरकार जल्दी कोई एक्शन ले नहीं रही है और हर तरफ डर का माहौल है। अंदर जो ब्लैक सितंबर के मेंबर्स हैं, वो भी एक वक्त के बाद परेशान होने लगते हैं और समझ जाते हैं कि इजराइल उनके कैदियों को नहीं छोड़ने वाला। तब वो एक नई योजना बनाते हैं और जर्मनी की सरकार से कहते हैं कि हमें बस एक मदद चाहिए, हमारे लिए प्लेन्स की व्यवस्था करो जिससे हम लोग तो यहाँ से जाएंगे ही, अपने साथ साथ इन 8 इजरायलियों को भी लेकर के जाएंगे। इससे सब कुछ शांत हो सकता है। जर्मनी उनकी बात मान जाता है। इनके लिए प्लेन्स की व्यवस्था भी हो जाती है। मगर जर्मनी ने अपने निशानेबाजों को लगा करके रखा है एयरपोर्ट पे कि जैसे ही ब्लैक सितंबर वाले आगे आए वो उन सबको मार गिराए। फिर ऐसा ही होता है। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पे नजर आते हैं, उन पे अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। तब वो लोग गुस्से में आकर के 8 इजरायली प्लेयर्स को मार देते हैं। तब तक जर्मनी की सेना इन 8 लोगों में से 5 लोगों को मार गिराती है। मगर 3 ब्लैक सितंबर के मेंबर्स अभी भी जिंदा हैं, जिन्हें वो लोग गिरफ्तार करके अपने पास रख लेते हैं। मगर अब पूरा का पूरा इजराइल शोक मना रहा है। उनके देश के जो सबसे बेहतरीन 11 प्लेयर्स थे वो अब मारे जा चुके हैं। पूरा देश अब शोक में डूबा हुआ है और इजराइल इस बात को कभी नहीं भूलेगा। तब हम देखते हैं इजराइल की सबसे बेहतरीन एजेंसी को, जिसका नाम है मोसाड। मोसाड अपने काम पे लगा हुआ है। वो ब्लैक सितंबर के बारे में सारी चीजें पता करवाता है कि इस मिशन में कितने लोग शामिल थे। तब उनके सामने 11 लोगों का नाम आता है जिन्होंने इसकी प्लानिंग की थी और अंजाम देने तक साथ दिया था। वो इन सारी चीजों को लेकर के पहुंचते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री के पास, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो सबको कहती है कि पूरी दुनिया अपने खेल में व्यस्त है, पूरी दुनिया अपने देश का नाम करने के लिए वहाँ पर गई थी, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने वहाँ पर जान दे दी। अब समय आ चुका है कि हम पूरी दुनिया को दिखाएं कि हमसे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। ये जितने भी 11 लोग हैं, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सारे लोग टीम बनाने में लग जाते हैं। सबसे पहले इजराइल का आर्मी जनरल पहुंचता है मोसाड के सबसे बेहतरीन जासूस के पास, जिसका नाम है एवनर कॉफमैन। वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और पूरी बात बताता है कि उसे एक मीटिंग के लिए चलना है। तब एवनर को सीधा पेश किया जाता है प्रधानमंत्री के सामने और पूरी बात बताई जाती है कि यह मिशन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए। अगर एवनर इस मिशन में शामिल होता है तो उसे हर जगह से अपने नाते रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। उसे इस देश को छोड़ करके जाना पड़ेगा लंबे समय के लिए। वो अपने परिवार से कांटेक्ट नहीं कर सकता और न ही किसी को बता सकता है कि वो कहाँ जा रहा है। इस मिशन पे कुछ भी हो सकता है। अब एवनर भी कंफ्यूज है। वो देखता है प्रधानमंत्री की तरफ। सारे लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री इस चीज से दुखी नहीं है क्योंकि वो लोगों के शोक सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी। तब वो बताती है कि मेरी बहन की मृत्यु हो गई, इसीलिए मैं अपनी बहन के अंतिम क्रियाक्रम में गई थी, लेकिन मुझे अपने देश से कितना प्यार है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। किसी भी कीमत पर इस मिशन को अंजाम देना है। इतना कह करके वो चली जाती है। तब बाकी लोग एवनर को कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 दिन का वक्त है, इसके बारे में सोचो और आकर के हमें बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। एवनर चला आता है अपने घर पे। अगले दिन उसके घर पे एक और आदमी आता है जिसका नाम है इफ्रेम। इफ्रेम कहता है कि इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर तुम हाँ कहते हो तब तुम्हें हैंडल करने का काम मैं ही करूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री पे पूरा देश गुस्सा है। सबका मानना है कि उन्होंने उन लोगों की मांगे पूरी क्यों नहीं की। उसके साथ साथ वो शोक सभा में भी शामिल नहीं हुई, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या करना चाहती है और अब समय आ चुका है सबको मुंह तोड़ जवाब देने का। अगर तुम हाँ कहते हो तब ये देश तुम्हारे हर एक चीज को याद रखेगा। एवनर मान जाता है। फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है कि उसे थोड़े समय के लिए बाहर जाना है, जिसका नाम है डेफना। डेफना मान जाती है। एवनर अपने सारे काम में लग जाता है कि अधूरे कामों को पूरा कर दे। वो मोसाड से इस्तीफा भी देता है ताकि दूर दूर तक किसी को पता ना हो कि वो मोसाड में काम करता है। सारे लोगों की नजरों में अब वो एक बेकार आदमी है। इसके बाद इफ्रेम उसे पूरी जानकारी देता है कि हमारे पास 11 फिलिस्तीनियों का नाम है जो इस मिशन में शामिल थे। तुम्हें उन 11 के 11 लोगों को मारना है यूरोप जा करके, और जब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तुम वापस नहीं आओगे और तुम हमसे कभी
कभी भी कांटेक्ट नहीं करोगे जब तक हम नहीं चाहते। अगर वहाँ पर कुछ भी होता है तब तुम हमारे लिए अनजान हो। तुम्हें हमारे तरफ से सिर्फ और सिर्फ पैसे मिलेंगे। तुम्हारे अलावा इस टीम में 4 लोग और हैं जो अपने अपने काम में माहिर हैं। इन सबको तुम हैंडल करोगे। अब एबनर यहाँ से निकल पड़ता है। जब वो प्लेन के अंदर होता है तब उसे याद आता है कि उन 11 प्लेयर्स को कितनी बेरहमी से मारा गया था। इस बात को याद करने के बाद वो अपनी शादी की अंगूठी निकाल करके जेब में रख लेता है। जैसे ही वो लैंड होता है उसकी मुलाकात होती है बाकी 4 लोगों से, जिनका नाम है स्टीव, कार्ल, रॉबर्ट और हांस। ये सब लोग एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। एबनर अगले ही दिन अपने काम पे लग जाता है और पहुंचता है एक आदमी के पास जो इन 11 लोगों की जानकारियां उसे देगा, मगर बदले में वो मोटी रकम मांगता है। हर एक आदमी के लिए वो अलग पैसे लेगा। एबनर उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि जिन 11 लोगों को तुम ढूंढ रहे हो उनमें से एक बंदा अभी इसी शहर में है, यानी रोम में। वो एक ट्रांसलेटर का काम करता है। तब हमें पता लगता है कि उसका नाम है वाइल्ड वेटर। इनके पास अभी इस आदमी की पूरी जानकारी है। ये लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं कि कब ये लोग उस पर हमला कर सकते हैं। इन्हें पता लगता है कि रोज ये आदमी घर का सामान लेने के बाद अपने घर की तरफ जाता है, मगर लिफ्ट के लिए नीचे रुकता है। लिफ्ट के अलावा ये कुछ भी नहीं लेता ऊपर जाने के लिए। ये लोग लिफ्ट में जाकर के इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही वो सामने आता है हम देखते हैं कि उसके सामने एबनर और रॉबर्ट खड़े हैं। ये दोनों उससे एक साथ पूछते हैं कि क्या तुम्हारा ही नाम विल वेटर है? वो कहता है कि हाँ। इस बात को सुनते ही वो लोग अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और गोलियों से उसे छल्ली करके मार देते हैं। उन्होंने अपने पहले टारगेट को मार दिया, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। जिस आदमी ने इन्हें विल की जानकारी दी थी वो अपने साथी को भेजता है एबनर के पास, जिसका नाम है लुइस। लुइस आगे की बात बताता है कि वो लोग आगे के लोगों के बारे में कैसे जानकारियां निकालेंगे। तभी एबनर आता है घर पे। सारे लोग परेशान हैं। टीवी पर जैसे ये लोग न्यूज देखते हैं इन्हें पता लगता है कि जो 3 कैदी जर्मनी में थे उन्हें छुड़ाने के लिए उनके साथियों ने एक प्लेन को हाईजैक किया और तब जर्मनी को मजबूर कर दिया कि वो तीनों को छोड़े, और जर्मनी ने तीनों को रिहा भी कर दिया और वो तीनों अभी लीबिया में खुशियां मना रहे हैं। इस चीज को देखने के बाद स्टीव बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों को कहता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, असली कातिल यही तीनों हैं। हमें लीबिया चल करके उन्हें मार देना चाहिए। एबनर कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें बताया गया है कि हम यूरोप से बाहर कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा अगला टारगेट महमूद नाम का आदमी है। हमें सिर्फ अभी उस पर फोकस करना है। अब रॉबर्ट एक रिपोर्टर बन करके पहुँचता है महमूद के पास और उसका इंटरव्यू लेने लगता है। तब महमूद बताता है कि आखिर वो लोग इजराइल से इतना नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि इजराइल ने उनकी जमीनों को हड़पा और अपने ही देश में उन्हें रिफ्यूजी बना दिया। तब से वो सारे लोग इजरायलियों से नफरत करने लगे। अभी उसकी बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पर महमूद की पत्नी आ जाती है और कहती है कि ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी। इन बातों को सुनने के बाद रॉबर्ट कहता है कि क्या मैं आप लोगों का फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? महमूद कहता है कि हॉल में ही एक फोन है। रॉबर्ट जाकर के उस फोन का साइज लेने लगता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर महमूद की बेटी आ गई है, मगर वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान न देकर के अपना पियानो बजाने लगती है। यहाँ से निकलने के बाद रॉबर्ट अब एबनर और कार्ल को लेकर के आता है महमूद के घर पे, क्योंकि इन्हें पता है कि महमूद कब घर से बाहर जाता है। ये लोग बड़े ही चालाकी के साथ उसके फोन के अंदर एक बॉम्ब लगा देते हैं। फिर अगले दिन ये सारे लोग बाहर आकर के इंतजार करने लगते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि किसी भी मासूम की जान जाए। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुबह सुबह हमेशा महमूद की पत्नी अपनी बेटी को लेकर के स्कूल जाती है। जब वो लोग बाहर निकलेंगे तब ये लोग उस फोन पे कॉल करेंगे। महमूद जैसे ही फोन का रिसीवर उठाएगा इनके रिमोट में एक बत्ती जल जाएगी। उसके बाद सिर्फ इन्हें चाबी घुमानी है और ब्लास्ट में महमूद की मौत हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद ये लोग देखते हैं कि महमूद की पत्नी बाहर आई है और वो बच्ची को लेकर के चली जाती है। दूसरी तरफ कार्ल फोन पे है और एबनर घर के सामने है और रॉबर्ट और स्टीव कार के अंदर है उस रिमोट को घुमाने के लिए। जैसे ही वो गाड़ी निकलती है एबनर इशारा करता है कार्ल की तरफ कि वो फोन करे। इसी बीच एबनर देखता है कि यहाँ पर एक गाड़ी आ गई। तब एबनर भाग करके आता है रॉबर्ट के पास और उससे पूछता है कि क्या इस गाड़ी से सिग्नल जैम तो नहीं होगा। वो कहता है कि नहीं, लेकिन जब वो बात कर रहा होता है तभी यहाँ पर गाड़ी वापस आ जाती है और महमूद की बेटी जाने लगती है ऊपर। जब एबनर वापस आता है तो गाड़ी देख करके वो भी कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ कार्ल ने कॉल लगा दिया है। तब इस कॉल को उठाती है महमूद की बेटी। उसकी बेटी की आवाज सुनने के बाद कार्ल की हालत खराब हो जाती है। वो भागने लगता है रॉबर्ट की तरफ कि वो रिमोट की चाबी ना घुमा दे। इस चीज को देखने के बाद एबनर भी इस बात को समझ जाता है। ये दोनों पहुंचते हैं रॉबर्ट के पास और उसे कहते हैं कि चाबी मत घुमाओ। रॉबर्ट चाबी घुमाने ही वाला था। रॉबर्ट के रुकने से सबके जान में जान आती है। अब ये लोग इंतजार करने लगते हैं उसकी बेटी के बाहर आने का। जैसे ही वो बच्ची यहाँ से बाहर जाती है थोड़ी देर के बाद ये लोग दोबारा कॉल करते हैं और इस बार कॉल उठाता है महमूद। उसकी आवाज सुनने के बाद ये लोग इशारा करते हैं और रॉबर्ट चाबी घुमा देता है। एक ब्लास्ट होता है और सारे लोग खुश हो जाते हैं, मगर थोड़े समय के बाद इन्हें पता लगता है कि महमूद की हालत खराब है, मगर अभी भी वो मरा नहीं है। वो रॉबर्ट से कहते हैं कि तुमने इतना छोटा बॉम्ब क्यों लगाया। रॉबर्ट कहता है कि अगर मैं बड़ा बॉम्ब लगाता तो अगल बगल वालों को भी नुकसान हो सकता था और मैं ये नहीं चाहता था। महमूद की हालत बहुत खराब है, जल्दी ही उसकी मौत हो जाएगी। तभी एबनर को पता लगता है कि वो पिता बन गया। वो तुरंत जाता है डेफना से मिलने। अपने बच्चे को देखने के बाद वो बहुत खुश है, मगर वो ज्यादा समय वहाँ पर नहीं बिता पाता
पाता। ये लोग चले आते हैं अपने अगले टारगेट के पीछे, जिसका नाम है अब्दुल। बहुत समय तक ये लोग उसे फॉलो करते रहते हैं। तब इनकी फाइनल प्लानिंग बनती है। अब्दुल को केजीबी के एजेंट्स उसे हर रोज घर छोड़ने आते हैं, मगर घर के बाहर से ही वो चले जाते हैं। तब अब्दुल अपने कमरे के अंदर आता है और सो जाता है। रॉबर्ट ने एक ऐसा बॉम्ब बनाया है जो बिस्तर के नीचे लगेगा। जैसे ही अब्दुल लेटेगा, ये बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद वो लोग रिमोट से बॉम्ब को उड़ा सकते हैं। बॉम्ब बनाने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं अब्दुल के कमरे में और उसके बेड में बॉम्ब को फिट भी कर देते हैं। एबनर बताता है कि कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए मैंने बगल वाला कमरा लिया है। कार्ल कहता है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर बगल वाले कमरे में ब्लास्ट होगा तो तुम्हारे तक झटके आ सकते हैं। रॉबर्ट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बॉम्ब मैंने बहुत छोटा रखा है। एबनर दूसरे कमरे में चला जाता है और इंतजार करने लगता है अब्दुल का। जैसे ही अब्दुल आता है, बालकनी में इन दोनों की थोड़ी सी बातें भी होती हैं। फिर अब्दुल जाकर के सो जाता है। उसके सोते ही एबनर अपने कमरे की बत्ती बुझा करके इन्हें इशारा कर देता है। तब ये लोग चाबी घुमाते हैं और ब्लास्ट होता है, मगर ये ब्लास्ट बहुत ही बड़ा था। अब एबनर भी चोटिल हो गया है। वो बाहर आकर के देखता है कि अगल बगल के भी लोग घायल हो गए हैं। वो सबकी मदद करता है ताकि सारे लोग सुरक्षित तौर पे बाहर निकल सके। जैसे ही एबनर वापस आता है, उसे पता लगता है कि हॉस्पिटल में महमूद की भी मौत हो गई। मगर ये सारे लोग रॉबर्ट पर गुस्सा है कि उसने इतना स्ट्रॉन्ग बॉम्ब क्यों बनाया। रॉबर्ट कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने जो बॉम्ब मंगवाया था उसका किसी ने लेवल चेंज किया था ताकि ये झटका और बड़ा हो सके। मेरे हिसाब से झटका इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। एबनर कहता है कि ये बॉम्ब मुझे लुइस ने दिया था। रॉबर्ट कहता है कि कहीं वो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा। एबनर कहता है कि नहीं, जितने भी लोगों को अब तक हमने मारा है उनकी जानकारी उसी ने दी है और आगे की भी जानकारियां वही देगा। वो जाकर के मिलता है लुइस से। लुइस बाकी 3 लोगों के बारे में बताता है जो कि बेरूट में रहते हैं, जबकि इफ्रेम ने इन्हें कहा था कि ये लोग यूरोप से बाहर नहीं जा सकते, जबकि बेरूट अरब के देशों में आता है। ये लोग तुरंत इफ्रेम के पास जाते हैं। इफ्रेम इन्हें मना करते रहता है, मगर एबनर नहीं मानता। वो पहुंच जाता है बेरूट। ये 3 लोग जहाँ रहते हैं उनके पास हमेशा ही हथियार बंद लोग रहते हैं, यानी खुफिया तौर पे ये लोग इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते। तब एबनर पूरी टीम बनाता है हथियार बंद लोगों की। ये लोग रात को घुसते हैं उनके बिल्डिंग के अंदर और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। इनके पास फोटो भी है पुष्टि करने के लिए कि आखिर वो 3 लोग कौन है। इन्होंने तीनों का सफाया कर दिया और फिर चले आते हैं वापस आने के बाद एबनर जैसे ही लुइस के पास पहुंचता है, लुइस उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इजराइल के लिए काम करते हो। तब एबनर उसे पूरी बात समझाता है और लुइस शांत हो जाता है। लुइस और एबनर की अब तक अच्छी दोस्ती हो चुकी है। लुइस उसे लेकर के जाता है अपने पूरे परिवार से मिलवाने के लिए। आते समय एबनर लुइस से पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ कि अली हसन कहाँ पर है। वही मास्टरमाइंड था इस पूरे मिशन का। उनकी टीम को उसी ने लीड किया था। लुइस कहता है कि अभी मैं तुम्हें उसकी जानकारी नहीं दे सकता। मैं तुम्हें जय्यद के बारे में बताता हूँ जो भी एथेंस में है। एबनर कहता है कि जय्यद कौन है, वो तो हमारे लिस्ट में है ही नहीं। एबनर कहता है कि ये वही आदमी है जो ब्लैक सितंबर और केजीबी के बीच का कांटेक्ट है। एबनर मान जाता है उसे भी मारने के लिए। ये लोग पहुंच जाते हैं एथेंस, मगर रात में जब ये लोग अपने घर पे होते हैं तभी यहाँ पर 3 लोग अंदर घुस जाते हैं और इन पे बंदूकें तान देते हैं। तब ये लोग भी उन पर बंदूक तान देते हैं। इन तीनों का मुखिया है अली। वो कहता है कि इस जगह को हमने बुक किया है। एबनर कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर रहना है तो रह सकते हो, हमें किसी से भी झगड़ा नहीं करना। अली यहीं पर रहने लगता है और कोई अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। अगले दिन रॉबर्ट और कार्ल पहुंच जाते हैं जय्यद के घर पे और उसके टीवी के अंदर बॉम्ब लगा देते हैं। अब ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं जय्यद का कि जैसे ही वो कमरे में आएगा ये लोग ब्लास्ट कर देंगे। थोड़ी देर के बाद जय्यद आता है, तभी ये लोग अली को देखते हैं जय्यद के साथ जो उसकी सिक्योरिटी में है। जय्यद चला जाता है कमरे में। तब ये लोग रिमोट में चाबी लगा करके घुमाते हैं, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता, यानी कोई ना कोई गड़बड़ है। इस चीज को देखने के बाद हैंस गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने साथ एक बॉम्ब ले लेता है। वो पहुंच जाता है जय्यद के घर पे। जैसे ही जय्यद दरवाजा खोलता है, वो अंदर बॉम्ब को फेंक करके दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर के बाद एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें अब जय्यद मारा गया है, मगर हैंस बुरी तरीके से घायल है। वो भाग रहा है यहाँ से। तभी अली की नजर उस पर पड़ जाती है और वो बंदूक निकाल लेता है, मगर वह हैंस को मार पाता उससे पहले एबनर आकर के अली को मार देता है और ये चारों लोग यहाँ से भाग जाते हैं। थोड़े समय के बाद एबनर दोबारा पहुँचता है लुइस के पास और उसे कहता है कि अब मुझे बताओ कि अली हसन कहाँ पर है। लुइस एड्रेस दे देता है। ये लोग अली हसन का पीछा करना शुरू कर देते हैं, मगर कुछ समय के बाद इन्हें एहसास होता है कि अली हसन कभी भी बिना अपने बॉडीगार्ड्स के बाहर नहीं निकलता। तब इनकी फाइनल प्लानिंग होती है कि अली हसन के साथ साथ ये लोग बॉडीगार्ड्स को भी मारेंगे। अगले दिन ये लोग चले आते हैं रोड पर और एबनर आगे बढ़ने लगता है कि वो मारेगा अली हसन को और उसके 2 साथी पीछे से आ रहे हैं जो बॉडीगार्ड्स को मारेंगे। लेकिन जैसे ही वो अली हसन के पास आता है, एक आदमी आकर के लड़ने लगता है उससे। उसे देख करके ऐसा लगता है कि वो आदमी पागल हो। तभी 2 लोग और आते हैं और वो मारना शुरू कर देते हैं एबनर को। तब स्टीव आकर के एबनर को बचाता है। तब तक ये लोग देखते हैं कि अली हसन यहाँ से जा चुका है और वो तीनों लोग भी जा रहे हैं। स्टीव कहता है कि जरूर ये लोग CIA वाले हैं जो अली हसन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी भी ये लोग हार नहीं मानने वाले। यहाँ से निकलने के बाद एबनर जब एक बार में बैठा होता है
तब एक लड़की आकर के उस पे लाइन मारती है। एबनर जाने लगता है यहाँ से। तभी वो देखता है कि कार्ल बार में ही आ रहा है। वो उसे आगाह करता है कि अंदर एक लड़की है जिससे तुम दूर रहना। फिर वो सीधा कॉल करता है अपनी पत्नी को और पहली बार अपने बच्चे की आवाज सुन करके रोने लगता है। उसे घर जाना है, मगर याद आता है कि उसके देश के खिलाड़ियों को कितनी बेरहमी से मारा गया था। वो बिना उनका बदला लिए वापस नहीं जा सकता। वो आता है अपने कमरे से बाहर। तभी वो देखता है कि कार्ल के कमरे से उसी लड़की की खुशबू आ रही है, मगर दरवाजा खुला हुआ है। वो जैसे ही अंदर जाता है देखता है कि कार्ल मर गया, यानी उस लड़की ने उसे मार गिराया। ये लोग अगले दिन पहुंचते हैं लुइस के पास। लुइस के साथ अब उसके पिता भी हैं। वो लोग उस लड़की का पता बता देते हैं और इन्हें आगाह करते हैं कि शायद दुश्मनों को तुम्हारे बारे में पता लग गया है, तुम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो एक एक करके तुम लोगों को मार रहे हैं, मगर ये लोग रुकने वाले नहीं है। उस लड़की के पते पर पहुँचते हैं और उसे भी मार गिराते हैं। मगर इनकी मुसीबतें अब बढ़ती जा रही हैं। रात में जब एबनर सो रहा होता है तभी स्टीव आता है उसके पास और कहता है कि हांस अभी तक घर नहीं आया। ये लोग उसे ढूंढने चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पुल के किनारे इन्हें हांस मिलता है, मगर अब उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। इस चीज को देखने के बाद कहीं न कहीं एबनर टूट जाता है और रात भर सो नहीं पाता। वो अपने पूरे कमरे को चेक करते रहता है कि कहीं कोई बॉम्ब तो नहीं लगा। तभी दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं जो बॉम्ब बना रहा है। तभी उसके घर में एक ब्लास्ट होता है और रॉबर्ट की भी मौत हो जाती है। इस खबर को सुनने के बाद एबनर बहुत परेशान है। अब सिर्फ वो और स्टीव ही जिंदा बचे हैं। उनके 3 साथी मारे गए, मगर अभी भी ये लोग अपने मकसद से पीछे नहीं हटना चाहते। रात को स्टीव और एबनर पहुंच जाते हैं अली हसन के घर के सामने। वहाँ पर एक पार्टी हो रही है। इनके हाथ में बंदूक है जिससे ये लोग अली हसन पे निशाना लगा रहे हैं। तभी उसका एक गार्ड इन्हें देख लेता है। स्टीव को मारना पड़ता है उसे, मगर गोली की आवाज सुनने के बाद अब इन पर चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब एबनर भी इस मिशन से थक चुका है। वो वापस चला आता है इजराइल। उसे 2 आर्मी ऑफिसर्स पिक करते हैं और कहते हैं कि हमें आप पे गर्व है। वो आर्मी के जनरल से भी मिलता है, वो भी उसकी तारीफ करते हैं। तब एबनर की मुलाकात होती है उसकी माँ से। वो उसे कहता है कि क्या आपको पता है कि मैंने क्या किया है? उसकी माँ कहती है कि तुमने क्या किया है हमें नहीं जानना, बस मैं इतना जानती हूँ कि तुमने अपने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है जिससे हम सबको तुम्हारे ऊपर गर्व है। अब एबनर अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर के ब्रुकलिन चला जाता है। उनके साथ वो अच्छा समय बिता रहा है। तभी एक दिन उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो सीधा कॉल करता है लुइस के पिता को और ये बातें बताता है। लुइस के पिता कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी जानकारी हम किसी को लीक करेंगे तो हमारी तरफ से तुम आश्वस्त हो जाओ। मैं तुम्हारे बारे में मर जाऊंगा लेकिन किसी को नहीं बताऊंगा। इस बात को सुनने के बाद अब एबनर गुस्से में पहुंचता है इजराइल एम्बेसी में और कहता है कि इफ्रेम को बोलो कि मेरा पीछा ना करे। इस बात को सुनते ही इफ्रेम आकर के मिलता है एबनर से और कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारा पीछा करेंगे? तुमने अपने मिशन को बखूबी अच्छे तरीके से निभाया। ज्यादातर लोगों को तुमने मार गिराया लेकिन तुम अली हसन को नहीं मार पाए, जिसे अब हम मारेंगे और बचे हुए लोगों को हम कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एबनर कहता है कि इन सब से क्या हासिल हो जाएगा? हमने इतने लोगों को मार दिया मगर उनकी जगह अब किसी और ने ले ली है। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। इफ्रेम कहता है कि यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। हमें हमेशा ही लड़ते रहना पड़ेगा, तभी हमारा वतन सुरक्षित रहेगा। मैं इतना चाहता हूँ कि तुम इस जगह को छोड़ो और अपने वतन वापस आओ और मोसाद के लिए काम करना शुरू कर दो। मगर एबनर मना कर देता है। इस बात को सुनने के बाद इफ्रेम यहाँ से चला जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।